Hello, my dear friends. I'm Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be the chapter General Provision as to Inquiries and Trial, and specifically we will discuss section 314 to section 319 of क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, इस चैप्टर का सेक्शन 314 से लेकर सेक्शन 319 हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। General provisions as to inquiries and trials, section 314 to 319 of criminal procedure code we will discuss in this lecture. So section 314 deals with oral argument and memorandum of arguments. Oral arguments and memorandum of oral arguments. So any party to a proceeding may, as soon as maybe after the close of his evidence, address concise oral arguments, and may before he concludes the oral arguments, if any, submits a memorandum to the court setting forth concisely and under distinct headings the argument in support of his case, and every such memorandum shall form a part of the record. देखिए, as soon as the evidence is closed, then there may be a oral argument. When the evidence of all the parties, prosecution and defense, is closed, then there will be a oral argument by the prosecution as well as by the defense. So the party advocate of that particular person may give a concise oral argument. एक in short summarizedly अपनी oral argument वहां पर करना पड़ेगा कोर्ट को, and before he concludes the oral argument और oral argument conclude करने के पहले if any submits a memorandum to the court setting forth concisely and under distinct heading, तो कोर्ट क्या करेगा, वो एडवोकेट क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, ओरल आर्ग्यूमेंट, और ओरल आर्ग्यूमेंट खत्म करने के पहले अगर उसके पास कोई है तो वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल जो जो एविडेंसेस हो गए वाले और कौन से एविडेंस ने क्या क्या कहा, ऐसा एक मेमोरेंडम तैयार करेगा और वो मेमोरेंडम कोर्ट के सामने पेश करेगा। समझ रहे हो कि कोर्ट को याद दिलाने के लिए कि ऐसा ऐसा ये एविडेंस में ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा ऐसा कहा, वाइट लाइकवाइज, और अपनी वो मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश करेगा और अपनी ओरल आर्ग्यूमेंट भी कंक्लूड करेगा। एवरी सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, वो जो मेमोरेंडम उसने सबमिट किया है एडवोकेट ने, वो कोर्ट का रिकॉर्ड बन जाएगा। बात ध्यान में रखिए। देन सबसेक्शन 2 डील्स विद अ कॉपी ऑफ एवरी सच मेमोरेंडम शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश्ड टू द अपोजिट पार्टी। तो एक मेमोरेंडम जो फॉर एग्जांपल जो भी मेमोरेंडम दिया है एडवोकेट ने, वो अपोजिट पार्टी को फर्निश किया जाएगा एक कॉपी मेमोरेंडम की, कि उसने दिला मेमोरेंडम में क्या लिखा था कि ये एडवोकेट ये विटनेस ने ऐसा ऐसा कहा है, कोर्ट को ध्यान में दिलाने के लिए एक मेमोरेंडम उसने दिया है, याददाश्त उसको बोल देंगे, तो याददाश्ती नोट उसको कहेंगे, तो वो कोर्ट के सामने देगा और वो कोर्ट अपोजिट पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। नो एडजर्नमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द रिटन आर्ग्यूमेंट अनलेस द कोर्ट for reason to be recorded in writing considered it necessary to grant such adjournment. So the court will not grant an adjournment for the purpose of filing a written arguments unless and until the court satisfied, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट होंगी तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट करने के लिए कोर्ट एडजर्नमेंट नहीं देगा जब तक के गुड रीजन नहीं बताते, जब तक के प्रॉपर रीजन नहीं होगा। अगर प्रॉपर रीजन है एडजर्नमेंट के लिए तो कोर्ट एडजर्न करेगा, विदाउट प्रॉपर रीजन कोर्ट विल नॉट एडजर्न द प्रोसीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग रिटन आर्ग्यूमेंट। तो रिटन आर्ग्यूमेंट फाइल करने के लिए कोर्ट एडजर्न नहीं करेगा प्रोसीडिंग को जब तक प्रॉपर रीजन मेंशन नहीं किए जाएंगे। सब क्लॉज 4, द कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द ओरल आर्ग्यूमेंट आर नॉट कंसाइज और रिलीवेंट रेगुलेट सच आर्ग्यूमेंट। तो क्या होगा कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो ओरल आर्ग्यूमेंट जो कंसाइज नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है, इन शॉर्ट नहीं है, तो उस आर्ग्यूमेंट को रेगुलेट भी कर सकता है कोर्ट, है ना। मतलब उस आर्ग्यूमेंट को फॉर एग्जांपल बोल सकता है कि भाई ये है, ये ऐसा है, आपने इतना इतना कहना चाहिए, लाइक दैट, उसको रेगुलेट कर सकता है कोर्ट, कोर्ट को पावर है।
सेक्शन 315 deals with accused person to be competent witness. देखिए, any person accused of an offense before a criminal court shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial. So under section 315, accused person shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath in डिसप्रूफ ऑफ द चार्जेस। तो यहां पर अक्यूज्ड उसके केस में कॉम्पिटेंट विटनेस है और वो डिफेंस ले सकता है और वो एविडेंस दे सकता है ऑन ओथ, है ना, इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम। जो जो चार्जेस उस पर लगाए गए हैं वो चार्जेस को डिसप्रूफ करने के लिए वो एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है। कोर्ट उसकी ऑन ओथ विटनेस रिकॉर्ड करेगा। और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विथ हिम एट द सेम ट्रायल, या फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड के साथ दूसरे भी अक्यूज्ड है, को अक्यूज्ड है, तो उनके अगेंस्ट भी अगर कोई चार्जेस है वो चार्जेस को डिसप्रूव करने के लिए अक्यूज्ड क्या हो सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे अगेंस्ट में कोई चार्जेस लगाए गए हैं और मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोर्ट में एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अपीयर हो सकता हूं जो मेरे अगेंस्ट में चार्जेस लगाए गए वो चार्जेस को डिसप्रूव करने के लिए। अब देखिए ए क्या है, He shall not be called as a witness except on his own request in writing. But accused जब तक खुद रिक्वेस्ट नहीं करता राइटिंग में कि मैं एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर होना चाहता हूं, तब तक उसको एज अ विटनेस कॉल नहीं किया जाएगा, है ना। अब अक्यूज्ड को पता है कि उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगे वाले उसको वो डिसप्रूव कर सकता है, तो कोर्ट को एप्लीकेशन करेगा कि आई वांट टू अपीयर एज अ विटनेस और कोर्ट उसको एज अ विटनेस बुलाएगा। सो his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him that the same trial. Suppose his failure to give evidence, कि उसने तो कहा कि मैं एविडेंस दूंगा और अगर वो एविडेंस नहीं भी देता है फॉर एग्जांपल, तो वो एविडेंस नहीं देने के वजह से उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा, ना उसके अगेंस्ट में ना तो उसके को अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। समझ रहे हो कि अगर वो एविडेंस नहीं भी देता है तब भी वो उसके अगेंस्ट में प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा कि इसने एविडेंस नहीं दिया इसका मतलब इसी ने ऑफेंस किया, ऐसा कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 315 सब क्लॉज 1B में मेंशन किया हुआ है। सब क्लॉज 2 डील्स विथ एनी पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट अंडर सेक्शन 98, 107, 108, 109, 110 और अंडर चैप्टर 9 और अंडर चैप्टर बी पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10 may offer himself as a witness in such a proceeding। तो अगर कोई पर्सन को सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, कि उसको कहा गया है कि भाई तुम अच्छा बिहेवियर रखोगे इसके लिए सिक्योरिटी फर्निश करो, तो क्या हो सकता है कि उसके अगेंस्ट में वो क्या कर सकता है कि वो जो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर है तो वो इसके डिसप्रूव करने के लिए एज अ विटनेस वो अपीयर हो सकता है। वो कहेगा कि भाई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी देने की क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसके चलते मुझे सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़े, तो एज अ विटनेस वो सेक्शन में वो अपीयर हो सकता है वो चार्जेस को डिसप्रूव करने के लिए। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट in proceeding under section 108, 109 and 110 the failure of such person to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court or give rise to any presumption against him or any other person proceeded against together with him at the same inquiry। For example, security for keeping peace and good behavior है, उसको डिसप्रूव करने के लिए एज अ विटनेस अपीयर होने के लिए कोर्ट में उसने एप्लीकेशन किया अक्यूज ने और बाद में एविडेंस देने से मना कर दिया। तो एविडेंस देने से मना कर दिया इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो चार्जेस उस पर लगाए गए वो चार्जेस सही है ऐसा प्रिजम्पशन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्लियर किया हुआ है सेक्शन 315 में। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 315 पर, which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973 declared accused person to be a competent defense witness? Section 315, 300, 313, 317. 315 is a correct answer. Now section 316. No influence to be used to induce disclosure.
except as provided in section 306, 307, no influence by means of any promise or threat or otherwise shall be used to an accused person to induce him to disclose or withhold any matter within his knowledge. तो सेक्शन 306 और 307 को छोड़कर सेक्शन 306 और 307 क्या है? टेंडर ऑफ पार्डन है, कि मतलब माफी का साक्षीदार उसको बनाकर उसको उससे कुछ उगलवाया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 306 और 307 को छोड़कर किसी भी अक्यूज्ड से कुछ ना कुछ निकलवाने के लिए ना तो उसको प्रॉमिस किया जा सकता है, ना तो उसको धमकी दिया जा सकती है, और अगर करेंगे भी तो वो एविडेंस, वो स्टेटमेंट मान्य नहीं होगा। तो किसी से उगलवाने के लिए ना तो उसको इंड्यूस कर सकते हैं, ना तो उसको मतलब दबाव डाल सकते हैं उस पर। ये सेक्शन 316 ने क्लियर किया है। सेक्शन 317, प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस. So at any stage of any inquiry or trial under this code, if the judge or magistrate is satisfied for reason to be recorded that the personal attendance of accused before the court is not necessary in the interest of justice. Suppose if the court feels that in the interest of justice the attendance of any accused person is not necessary. जरूरी नहीं है किसी पर्सन की अटेंडेंस, अक्यूज्ड की अटेंडेंस जरूरी नहीं है कोर्ट में, अगर ऐसा मैजिस्ट्रेट को लगता है, और that the accused persistently disturb the proceeding in court, the judge or magistrate may, if the accused is represented by a pleader, dispense with his attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence. दो सिचुएशन है यहां पर, कि एक तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड की प्रेजेंसी जरूरी नहीं है, कि उसके अब्सेंसी में भी केस चलाया जा सकता है। दूसरी चीज ऐसी है कि वो जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट प्रोसीडिंग को कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहा है। अक्यूज जब कोर्ट में रहता है तो कोर्ट प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, और अगर वो अक्यूज्ड के तरफ से कोई प्लीडर कोर्ट में केस लड़ रहा है, इफ द अक्यूज्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर, वो अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वकील, तो सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट बोलेगा कि अक्यूज्ड की कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, और अक्यूज्ड के एब्सेंस में भी कोर्ट क्या करेगा, केस चलाएगा। दो सिचुएशन में, कोर्ट को लगे कि अक्यूज्ड की प्रेजेंसी जरूरी नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और दूसरा ये कि अक्यूज्ड कोर्ट प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों सिचुएशन में उसके प्लीडर के प्रेजेंस में वो कोर्ट केस चलाएगा, अक्यूज्ड को अब्सेंट रहने का कहेगा, उसकी पर्सनल अटेंडेंस एग्जम्प्ट करेगा, एंड में एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द सच अक्यूज्ड। तो अक्यूज्ड को अगर पर्सनल अटेंडेंस एग्जम्प्ट किया है, आगे के स्टेज में कभी भी उसकी पर्सनल अटेंडेंस कोर्ट में उसको पर्सनल अटेंड करने का कोर्ट बोल सकता है, मतलब वापिस से उसको कोर्ट आने का कोर्ट कह सकता है। If the accused in any such case is not represented by a pleader, or if the judge or magistrate considered his personal attendance necessary. अब देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी केस है कि जहां पर वकील नहीं लड़ रहा है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है, तो वहां पर क्या करेगा, he may if he thinks fit and for reason to be recorded by him either adjourn such inquiry or trial or order that the case of such accused be taken up or tried separately. अब कोर्ट को लग तो रहा है कि इसका तो एडवोकेट भी नहीं है और इसकी पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है, दोनों सिचुएशन में, और अगर वो अक्यूज्ड कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है तो सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रोसीडिंग को एडजर्न करेगा, या क्या करेगा, वो अक्यूज जो डिस्टर्ब कर रहा है उसकी सेपरेट ट्रायल चलाएगा। ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। नाउ सेक्शन 318, प्रोसीजर वेयर अक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग। अब फॉर एग्जांपल अक्यूज को प्रोसीडिंग क्या चल रही है वही समझ में नहीं आ रहा, तो प्रोसीजर क्या होगा। इफ द अक्यूज दो नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड कैनॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग, द कोर्ट में प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल। तो जो पर्सन है, अक्यूज्ड है, वो पागल नहीं है, लेकिन उसको प्रोसीडिंग क्या चल रही है समझ में नहीं आ रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इंक्वायरी और ट्रायल कंटिन्यू चलाएगा, समझ में आओ या ना हो, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग चलाएगा। एंड इन द केस ऑफ अ कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, और अगर को कोर्ट जहां पर प्रोसीडिंग चल रही है वो हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट के अलावा दूसरा कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल इफ सच प्रोसीडिंग रिजल्ट इन अ कन्विक्शन, और उस केस में, उस प्रोसीडिंग में अगर अक्यूज्ड को कन्विक्शन हो जाता है जिसमें अक्यूज्ड को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है प्रोसीडिंग में, और उसको कन्विक्शन हो जाता है, तो सिचुएशन में क्या होगा, द प्रोसीडिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू द हाई कोर्ट विथ अ रिपोर्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द हाई कोर्ट शैल पास देयर ऑन सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। तो होगा ऐसा कि फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट में केस चल रहा है,
और जो अक्यूज्ड है वो अक्यूज्ड को प्रोसीडिंग क्या चल रही है उसके अगेंस्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सेशन कोर्ट केस चलाएगा। केस चलाने के बाद अगर फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट में उसको कन्विक्शन हो जाती है, तो कन्विक्शन होने के बाद वो जो प्रोसीडिंग है वो सारी प्रोसीडिंग, कन्विक्शन की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के पास भेज देगा सेशन कोर्ट, और हाई कोर्ट पे छोड़ देगा। अब हाई कोर्ट को बोलेगा कि आप इसमें डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। हाई कोर्ट को जैसा लगे हाई कोर्ट वो डिसीजन उसमें पास करेगा। सेक्शन 318, power to proceed against other person appearing to be guilty of offense. Section 319, where in the course of any inquiry into or trial of an offense it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offense for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed. Suppose if the proceeding is going on before the court of law against any accused person, and between that inquiry or trial, if the court feels that any other person who is not the accused but he has committed the offense, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोर्ट उस, देखिए कि यहां पर सेक्शन 319 ये कहता है कि कोर्ट में केस चल रही है एक अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में। अब जब इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल चल रही है उसके बीच में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई और पर्सन ने ऑफेंस किया है जो कि अक्यूज नहीं है इस केस में, लेकिन उस पर्सन ने ऑफेंस किया है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो उस पर्सन को भी अक्यूज्ड के साथ मिलाकर केस चला सकता है कोर्ट। फॉर एग्जांपल हुआ ऐसा कि मेरे अगेंस्ट में केस चल रहा है, मैं अक्यूज्ड हूं केस में। अब जब इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है उसके दौरान कोर्ट को लगा कि नहीं, एक मेरा दोस्त है वो भी इन्वॉल्व है इस ऑफेंस में या उसने ऑफेंस किया है, वो अक्यूज्ड है इस केस का नहीं है, लेकिन कोर्ट को लगा कि वो इन्वॉल्व है इस केस में, तो वो मेरे दोस्त को भी मेरे साथ मिलाकर दोनों को साथ में केस चला सकता है और वो पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीड कर सकता है कोर्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट में भी केस चला सकता है, यानी मेरे दोस्त के अगेंस्ट में। वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट ही मे बी अरेस्टेड और समन एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में रिक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ अफोरसेड। और फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त अगर कोर्ट में नहीं था तो उसके अगेंस्ट में समन्स होगा या वारंट इशू करेगा कोर्ट और उसको अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट although not under arrest or upon a summons may be detained by such court for the purpose of the inquiry into a trial of the offense which he appears to have been committed। तो अगर पर्सन को अरेस्ट नहीं होगी यानी मेरे दोस्त को अरेस्ट नहीं होने वाला है तो उसको समन्स पे क्या करेगा, कोर्ट में लाया जाएगा और उसको कोर्ट डिटेन करके रखेगा। कोर्ट डिटेंशन का ऑर्डर पास करेगा उस इंक्वायरी या ट्रायल में जिसमें उसने ऑफेंस किया ऐसा समझ में आ रहा है। तो where the court proceed against any person under subsection 1, तो अंडर सबसेक्शन 1 अगर मेरे दोस्त के अगेंस्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग कर रहा है, then the proceeding in respect of such person shall be commenced afresh and the witness reheard। तो मेरे अगेंस्ट में केस चल रहा था लेकिन बीच में कोर्ट को लगा कि मेरा दोस्त भी इन्वॉल्व है उसमें, तो उसके अगेंस्ट में केस चलेगा। जब उसके अगेंस्ट में केस चलेगा तो फ्रेश में केस चलेगा और जो विटनेस ऑलरेडी सुन लिए गए हैं वो विटनेस को बुलाया जाएगा और वो विटनेस को भी सुना जाएगा। Subject to the provision of clause A, the case may proceed as if such person had been an accused person when the court took cognizance of the offense upon which the inquiry or trial was commenced। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर A में फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त को अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट केस कैसी चलाएगा, जैसा मेरा दोस्त शुरुआत से ही अक्यूज्ड है उस केस में, है ना, उस तरीके से ही केस चलेगा सेक्शन 319 में। सो दीज आर section 314 to section 319। I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.